हेलो एवरीवन, मैं आपकी नई टीचर अनुपमा सिंह। वैसे तो आपका क्लास भी नया ही है, आपके सारे टीचर नए होंगे, मेरे लिए आप लोग भी नए ही हैं। आप लोग के लिए तो सब कुछ नया होगा क्योंकि आप लोग नई क्लास में गए हैं। नई क्लास में आप लोग हर साल जाते हैं, आप लोग के लिए नया नहीं है, लेकिन ये साल कुछ अलग है क्योंकि फर्स्ट से जब आप जाते हैं सेकेंड में, सेकेंड से थर्ड में, थर्ड से फोर्थ में, स्टेप बाय स्टेप आप ईयर तक आए। ईयर तक आपको क्या हुआ, जो आप पढ़ते थे इस ईयर में, उसी को अगले ईयर में आपको थोड़ा सा उसको ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के या उसको विस्तृत में एक्सप्लेन किया जाता था। अगले साल थोड़ा सा और बड़े में उसको बताया जाता था, आपको उसकी नॉलेज दी जाती थी। अब आप नाइन्थ में आए हैं, अब नाइन्थ के बाद हाई स्कूल में जाएंगे। ये ईयर आपके लिए बहुत ही परिवर्तन का ईयर है और बहुत ज़्यादा परिवर्तन आपको अपने में भी दिखाई देंगे, अपने क्लास में भी, अपने पढ़ाई में भी। और आपको बहुत ज़्यादा इसमें मन लगाने की ज़रूरत है क्योंकि जिस एज में आप गए हैं इसमें वैसे भी मन थोड़ा सा उच्छृंखल हो जाता है और पढ़ने से ज़्यादा ध्यान भटकता है दोस्तों के साथ घूमने में। टीवी आजकल एक नया वो आ गया मोबाइल का। आप लोग इस समय तो फिलहाल पढ़ाई भी मोबाइल से ही चल रही है, तो वैसे भी आप लोग मोबाइल से ज़्यादा जुड़े हैं। लेकिन इस साल अब जो आप साहित्य पढ़ेंगे उसमें जैसे आपको बताया जाता था वर्ड क्या है, शब्द क्या है, वाक्य क्या है, भाषा क्या है, अब आप इससे बहुत ऊपर आ गए हैं। अब आपको ये नहीं पढ़ना है, अब आपको एक तरह का साहित्य अध्ययन करना है। साहित्य एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। यूँ समझ लीजिए कि साहित्य एक समंदर की बात है जिसके अंदर घुसकर उसके बीच से आपको उसके ज्ञान को निकालना है। जैसे अभी तक आप मान लीजिए कि किनारे खड़े थे समुद्र के और आपको बताया जा रहा था कि समुद्र में क्या है, इसमें कैसे क्या निकाला जाता है, इसकी सुंदरता कैसी है, इसकी विशेषताएं क्या हैं। अब आपको इसके अंदर स्वयं जाकर इसमें से इसकी विशेषताएं खोजनी है, इसके मोती चुनने हैं। तो आज मैं आपको आपका पहला अध्याय पढ़ाऊंगी। ये एक कथा साहित्य है, दो बैलों की कथा जो प्रेमचंद ने लिखी है। आइए आपकी बुक देखते हैं। प्रेमचंद के बारे में आप जानते ही होंगे, बहुत सी कहानियाँ उनकी पहले भी पढ़ चुके होंगे, लेकिन पहले जो आप कहानियाँ पढ़ते थे वो प्रेमचंद की कहानी तो होती थी लेकिन उसे ऐसे शब्दों में लिखा जाता था कि वो आपके समझ में आए। यहाँ डायरेक्ट आपको प्रेमचंद के शब्दों में लिखी हुई कहानी पढ़ने को मिलेगी। तो कुछ शब्द ऐसे भी होंगे जो शायद आपको ना समझ में आए, उसे समझाने के लिए फिलहाल मैं हूँ। और कुछ आप समझ भी सकते हैं और आपका ज्ञान इस तरह से बढ़ता रहेगा, नॉलेज बढ़ती रहेगी, तो आप सब कुछ समझ पाएंगे। आइए पहले प्रेमचंद के बारे में जानते हैं। प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में बनारस के लम्हे गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद का बचपन अभाव में बीता और शिक्षा बीए तक ही हो पाई, अर्थात उनका जो बचपन था वो बहुत ही यश वैभव में नहीं बीत रहा था और वो अभाव में उनका जीवन बीत रहा था। इस वजह से उनकी शिक्षा भी बीच में ही रुक गई, ग्रेजुएशन तक ही रह पाए वो। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी भी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए क्यों त्यागपत्र देना पड़ा उनको? क्योंकि उस समय जो सरकारी कर्मचारी होते थे, जो गवर्नमेंट जॉब करते थे, उन्हें उस सरकार के खिलाफ, जो ब्रिटिश रूल था उसके खिलाफ आंदोलन करने का कोई हक नहीं था क्योंकि वो उनके नौकर होते थे, उनके गुलाम होते थे। तो उनको जब स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेना हुआ, सहयोग आंदोलन में सक्रियता से भाग लेने के लिए उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और त्यागपत्र देने के बाद लेखन कार्य में पूरी तरह समर्पित हो गए, अर्थात अपने आप को पूरी तरह से सिर्फ लेखन कार्य में लगा दिया। और सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। प्रेमचंद की कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। मानसरोवर इनका कथा संग्रह है जिनमें इनकी सारी कहानियाँ 8 भागों में संकलित हैं। इन्होंने बहुत सारे उपन्यास भी लिखे हैं जो बहुत लोकप्रिय और प्रचलित भी हैं, जिनमें प्रमुख हैं सेवा सदन, प्रेम आश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गमन, कर्मभूमि, गोदान। ये सब इनके प्रमुख उपन्यास हैं। इसमें से जैसे गबन हुआ, गोदान हुआ, रंगभूमि, ये सब तो आप लोग जानते भी होंगे और इनका मंचन टेलीविज़न पे भी हुआ है, तो आप लोगों कुछ लोगों ने देखा भी होगा जिसका इंटरेस्ट होगा। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का भी संपादन भी किया था। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य प्रकार के गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। उनका मानना था कि साहित्य समाज को परिवर्तित कर सकता है।
उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिसको जिया, उसी की अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। तात्पर्य है कि वो जहाँ रहते थे, उनका जो परिवेश था, जो उनका रहन सहन था वहाँ के लोगों का, जो भी कथा वो लिखे हैं, जो भी कहानियाँ लिखे हैं, उनकी उसमें उस परिवेश की पूरी अभिव्यक्ति दिखाई देती है। आपको एक चलचित्र सा अपनी आंखों के सामने दिखाई देगा कि हाँ, ऐसे माहौल में ये कहानी चल रही है। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा, स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं का मूल विषय है। आप समझ रहे हैं उस समय की परिस्थिति क्या थी। उस समय मजदूरों की स्थिति बहुत दयनीय रहती थी, दलितों का शोषण होता था क्योंकि ब्रिटिश रूल था उस समय, अंग्रेज़ों का शासन था, समाज में स्त्री की स्थिति सही नहीं थी, स्वाधीनता आंदोलन उस समय चल ही रहा था। तो उनकी रचनाओं में इनकी विशेष रूप से उद्धृत किया गया इन बातों को। प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। उसमें मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिली है। उनके साहित्य में जैसे पशु पक्षी हैं, उनको भी बहुत ही ऐसे उनका वर्णन हुआ जैसे लगता है कि वे उनके अपने हैं, वे उनके बहुत ही प्रिय हैं। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन का प्रमुख विशेषता रहा है। उनकी लेखन की विशेषता क्या है कि वे बहुत बड़ी बात को भी बहुत ही सहज और सरल भाषा में बोल देते हैं और बहुत ही संक्षेप में कह देते हैं। उनकी भाषा सरल, सजीव एवं मुहावरेदार है। मुहावरेदार का मतलब है उनकी कथा में आपको बीच बीच में, अभी आप जब उनकी कहानी पढ़ेंगे तो बीच बीच में मुहावरे का प्रयोग आपको मिलेगा। तथा उन्होंने अरबी, फारसी और अंग्रेजी की प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलतापूर्वक किया है। अर्थात हिंदी लिखते थे, लेकिन हिंदी में भी उनको ऐसा नहीं था कि सिर्फ शुद्ध हिंदी या साहित्यिक हिंदी का ही प्रयोग करते थे। उनकी हिंदी तो साहित्यिक थी, लेकिन उसमें उनके परिवेश की भी भाषाएं कुछ आपको मिलेंगी, अभी मैंने बताया था आपको। इसके अलावा आपको फारसी, और जैसा कि अंग्रेज़ों का हुकूमत था उस समय, तो अंग्रेजी और जो भी प्रचलित, देखिए प्रचलित भाषाएं आ गई नहीं, प्रचलित शब्द जो वहाँ की प्रचलित भाषा होती थी, जहाँ की कहानी रहती थी, इन सब शब्दों का इतना कुशलतापूर्वक उन्होंने प्रयोग किया है कि ऐसा नहीं लगता है कि अरे ये हिंदी में ये शब्द कहाँ से आ गए। बहुत ही सरल ढंग से उन्होंने जो भी कहानियाँ लिखी हैं। अब ये कहानी है दो बैलों की कथा। जैसा कि कथा से आप समझ गए कि कथा माने कहानी ही होता है। प्रेमचंद ने दो बैलों की कथा के माध्यम से कृषक जीवन, समाज का और पशुओं का भावात्मक संबंध का वर्णन किया है कि कैसे उनकी भावनाएं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। जो कृषक होते हैं उनके लिए पशु क्या मायने रखते हैं, उन्हें वो उनसे कितने जुड़े होते हैं। इस कहानी में उन्होंने एक तरह से स्वतंत्रता को सहज में नहीं मिलती इस बात का भी वर्णन किया है। इसमें जो दो बैल हैं वो अपनी स्वतंत्रता पाने के लिए किस प्रकार संघर्ष करते हैं, कितनी लड़ाइयाँ लड़ते हैं, यह एक तरह से परोक्ष रूप से बताया गया है कि स्वतंत्रता कैसे मिल सकती है हमें। ये सहर्ष मिलने वाली चीज़ नहीं है, इसके लिए बहुत कठिन परिश्रम की आवश्यकता है। तो आइए कहानी देखते हैं। दो बैलों की कथा। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। अब देखिए क्या कर रहे हैं कि जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। जैसे हम कहते हैं ना, तुम गधे हो, आम भाषा में लोग बोलते हैं तुम गधे हो। गधे का मतलब ही होता है बेवकूफ़। तो गधा एक जानवर है, ऐसा कैसे सिद्ध हो गया कि वो बेवकूफ़ है, लेकिन उसको बेवकूफ़ मान लिया गया है। तो प्रेमचंद जी क्या कहना चाहते हैं कि सचमुच में वो बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन की वजह से, या वो सहिष्णु होता है, जैसे वो बहुत ही दयावान होता है, किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं रखता, इसकी वजह से उसे पदवी दे दी गई है, यह मैं निश्चय नहीं कर सकता। गाय जो बहुत सीधी होती हैं वो भी सींग मारती हैं। ब्याई हुई गाय अर्थात जिसको तुरंत नवजात बच्चा पैदा होता है, वो गाय अनायास ही सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। जिस गाय को नया बच्चा रहता है, नया बच्चा होता है, उसके पास आप जाएंगे तो आपको अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए किसी को उसके नज़दीक नहीं जाने देती है। वो सिंहनी का रूप मतलब जैसे एक तरह से सिंहनी हो जाती है, झपट्टा मारती है कि नहीं मेरे बच्चे के पास कोई ना आ जाए। तो यही उसका वर्णन किया गया है
कि ब्याही हुई गाय तो अनायास ही सिंगनी का रूप धारण कर लेती है। आप उसके बच्चे को खेलने के लिए भी जाएंगे तो भी वो आप पे झपट्टा मारती है कि नहीं यहाँ मत आओ। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है। कुत्ते के बारे में आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, आप लोग जानते ही होंगे। किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना न देखा। गधे को किसी ने नहीं देखा कि किसी के ऊपर सींग चलाता हो या गुस्से में किसी के ऊपर चिल्ला, जैसे कुत्ते भौंकते हैं किसी के ऊपर चिल्लाता हो। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी नहीं दिखाई देगी। अर्थात एक गुण उसका और देखिए कि वह संतोषी बहुत होता है। सड़ी हुई और ख़राब चारा खाकर भी वह संतुष्ट रहता है। बैसाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता है, पर हमने तो उसे कभी खुश होते भी नहीं देखा है। अर्थात बैसाख एक महीना होता है, यही मई जून का महीना जो होता है, इसमें वो थोड़ा सा कुलेल मतलब जैसे चिड़िया कल्लोल करती ना, कुल्लोल मतलब उछल कूद कर ले। भले ही ये महीना में कुछ ऐसा होता है, लेकिन इसके अलावा उसे कभी खुश होते हुए भी नहीं देखा है लेखक ने। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है, अर्थात वो दुखी बना रहता है। विषाद मीन्स वो दुखी के रूप में, हमेशा उसका चेहरा ऐसा रहता है जैसे बहुत ही दुखी हो। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। चाहे कि कैसा भी सुख हो, कुछ भी अच्छा खाने को मिले, कुछ बहुत उसको उस काम न करने दिया जाए, फिर भी न कभी बहुत खुश होता है न कभी बहुत दुखी। जैसा वह हमेशा उसका चेहरा एक सपाट बना रहता है। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं। पराकाष्ठा मतलब चरम सीमा। जो ऋषि मुनि के गुण बताए जाते हैं कि सहिष्णु होना चाहिए और संतोषी होना चाहिए, किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए, ये ऋषियों मुनियों के लिए गुण लागू होते हैं। लेकिन ये सारे गुण उसके अंदर कैसे भरे हैं? चरम सीमा तक, पराकाष्ठा तक। पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। इतने गुण के बाद भी आदमी उसे क्या कहता है कि वह बेवकूफ़ है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। यहाँ लेखक क्या कहना चाहता है कि बहुत सीधा होना इस संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। अर्थात अगर आप बहुत सीधे हैं तो आपको समाज चैन से रहने नहीं देगा, आप परेशान हो जाएंगे। देखिए न भारतवासियों को कि अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता? बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। यहाँ भारतीयों का वर्णन किया गया है। अब तो फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो उस समय जबकि ये कथा लिखी गई थी तब की बातें लिख रहे हैं। अब तो हम भी बहुत आगे हो गए हैं। इसको अगर आप आगे मानते हैं तो शायद आगे ही हैं। किसी से बात बात में बहस कर लेना, अपने आप को किसी से कम मत समझना, आलस करना, ये सब सभ्यता की निशानी उस समय मानी जाती थी पश्चिम में। और पैसे की बचत न करना, इधर उधर उड़ाना, ऐसा दिखावे की ज़िंदगी जीना। जैसे लोग शराब पीते थे, यहाँ लिखा हुआ बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं। ये सब बातें हैं। तो ये सब उस समय इंडियन में नहीं पाया जाता था। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। हमें जब विदेशी असभ्य कहते थे उस समय की ये बात है कि अगर हम भी ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते होते तो हम भी सभ्य कहलाने लगते। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार के सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। मतलब जापान की भी सभ्य में गणना होने लगी। एक बार उसने हमले का जवाब दिया और विजयी हुआ तो उसकी गणना कहाँ होने लगी? सभ्य में, सभ्य देशों में आ गया वो। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है। अब आइए कहानी पे मुख्य रूप से। गधे का छोटा भाई यहाँ किसके लिए प्रयोग किया गया है? बैलों के लिए। बैल को भी हम मूर्ख के रूप में उपाधि देते हैं ना, बैल हो, इस तरह से बोलते हैं कभी कभी। तो इसीलिए इसमें गधे का छोटा भाई कहा गया है किसको? बैल को, जो उससे कम ही गधा है। और यह है बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ। देखिए बछिया के ताऊ, ये आ गया मुहावरा ना। मैंने आपको शुरू में बताया कि मुहावरेदार शैली में लिखते हैं। तो ये क्या है? बछिया के ताऊ एक तरह का मुहावरा है, मतलब कम अक्ल वाला का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ी में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, और भी कई रीतियों से
अपना असंतोष प्रकट कर देता है, अतः उसका स्थान गधे से नीचा है। अब यहाँ बैल की विशेषता बताई है लेखक ने कि बैल क्या करता है, बैल कभी कभी मारता भी है। ये सब विशेषताएं आपको आगे कहानी में देखने को मिलेंगी उस बैलों की। कभी कभी अड़ियलपना दिखाता है, अर्थात रुक जाएगा, उसके ऊपर चाबुक मारते रहिए, नहीं हिलेगा अपने जगह से। कई तरह से इस प्रकार अपना असंतोष प्रकट करता है, खाना नहीं खाएगा। झूरी अतः उसका स्थान गधे से नीचा है। क्या कहा गया है कि मतलब मूर्खता में गधे से वो उसका छोटा भाई कहा गया है, गधे से उसका स्थान थोड़ा नीचे है वो भी बेवकूफ़, लेकिन गधे से नीचा है। अब आइए कथा पे आते हैं। झूरी काची के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। झूरी काची एक कृषक का नाम है, उसके पास 2 बैल हैं जिनका नाम है हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे। पछाई एक बैलों की जाति होती है, देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया। दोनों बैल कैसे थे? देखने में बहुत सुंदर थे, काम में चौकस रहते थे, अर्थात काम से जी नहीं चुराते थे, डील में ऊंचे थे अर्थात लंबे चौड़े थे, और बहुत दिनों से दोनों साथ रह रहे थे, तो दोनों में आपस में कैसा संबंध हो गया था? भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मुख भाषा में विचार विनिमय करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते, अर्थात वो दोनों आपस में मुख भाषा में कुछ इशारे में बात करते थे। वो एक दूसरा जो अगला कहता था दूसरा कैसे समझ जाता था ये लेखक नहीं समझ पा रहा है। अवश्य ही उसमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों के में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। लेखक कहना चाह रहा है कि कोई गुप्त शक्ति अर्थात जिसको सब लोग नहीं जानते, वो कोई ऐसी शक्ति थी जो जानवरों के अंदर है, जो हम मनुष्य जो दावा करते हैं कि जीवों में हम सबसे अधिक सर्वश्रेष्ठ हैं, सबसे अधिक बुद्धिमान हैं, सबसे अधिक शक्तिशाली हैं, तो उसके अलावा कोई ऐसी शक्ति है जो उन जीवों में है जो मनुष्य के पास नहीं है। हम एक दूसरे को, अगर हम दोनों चुप हैं तो हम किसके मन में क्या भाव चल रहा है नहीं समझ पाएंगे। जो हम कहेंगे वही आप समझेंगे, जो आप कहेंगे वही हम समझेंगे, लेकिन जानवर जो है एक दूसरे के मन की भाषा समझ लेते हैं। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग में मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से। सींग मिलाना अर्थात कभी कभी सींगों को मिलाकर जानवर लड़ाई भी करते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कोई विद्रोह का भावना नहीं रहता था। वो केवल खेल खेल में, जैसे आप लोग खेलते हैं एक दूसरे के ऊपर हाथ जड़ देते हैं, मार देते हैं एक दूसरे को खेल में, उस तरह का भाव होता था उनमें, आत्मीयता के भाव से, अर्थात खेल और प्यार के भाव से सींग में सींग फंसाते थे। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धौल धप्प होने लगता है। मैंने आपको बताया था कि इन्होंने अंचलीय भाषा का, प्रचलित भाषा का भी प्रयोग किया। अब यहाँ देखिए धौल धप्पा अर्थात जब एक सहपाठी खेलते रहते हैं साथ में, तो कोई उसके पीठ पे एक धौल जमा देता है, कोई उसके पीठ पे कोई धक्का दे देता है। इसी को इन्होंने अपने भाषा में लिखा है, दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगता है। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जाता है। जिन दोस्तों में ये सब बातें नहीं होती है तो जैसे लगता है इनकी दोस्ती बहुत प्रगाढ़ नहीं है, बहुत अच्छे मित्र नहीं है, बस औपचारिकताएं हैं, इनमें औपचारिक बातें करते हैं। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर हो। अर्थात जब दोनों चलते थे कोई वजन लेकर, तो दोनों को देखने से ऐसा लगता था कि दोनों ये चेष्टा कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वजन मैं ले चलूँ, इसके ऊपर कम भार पड़े, खींचते थे इस तरह से। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लेते। जैसे पुचकार करके कोई आता है, माँ होती है बच्चे को सहलाती है, या दोस्त भी होते हैं, अरे बहुत थक गए हो, बहुत काम किया, उसके ऊपर सहलाते हैं। तो उसी ढंग से जानवरों के पास हाथ तो होते नहीं हैं, तो एक दूसरे को चाट के उनकी थकान मिटा लिया करते थे। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ हाथ में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था, अर्थात जब एक खाना खाता था तो दूसरा भी खाता था, अगर एक मुंह हटा लिया तो दूसरा भी हटा लेता था। इतनी प्रगाढ़ दोस्ती थी दोनों में। संयोग की बात है, झूरी ने
एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। गोई मतलब होती है जोड़ी। एक बार गोई के ससुराल से कोई आया, उसका साला आया, कोई भी आया, गोई गोई मतलब वो जोड़ी, दोनों बैलों की जोड़ी हीरा और मोती की, उसके ससुराल चली गई। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं, समझे मालिक ने हमें बेच दिया। अब बैल क्या समझ रहे हैं कि हमें मालिक ने बेच दिया है, ये नहीं समझ रहे हैं कि कुछ दिन के लिए हम जा रहे हैं। अपना यूँ बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने। अब उनकी भाषा कौन समझ सकता है। लेखक कहना चाह रहे हैं कि उनकी भाषा तो कोई जान नहीं रहा है कि उन्हें अच्छा लगा या बुरा। पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। देखिए यहाँ भी एक मुहावरा आ गया, दांतों पसीना आना, अधिक कठिन परिश्रम हो जाना। अब जब वो दोनों बहनों को लेके जा रहा था तो उसे इतना परिश्रम करना पड़ा कि दांतों तले पसीना आ गया। दांत से पसीना तो कभी आता नहीं, लेकिन पसीना आ जाना इसका मतलब है अथक परिश्रम करना। बहुत अथक परिश्रम के बाद वह उन्हें अपने गांव तक जा पाया। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते। पगहिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे को जोर लगाते। मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। जब वो उन्हें पीछे से धक्का देना चाहता था मार के कि आगे बढ़े, तो वो अगल बगल भागने लगते थे। जब आगे से उनकी रस्सी पकड़ के खींचता, पगहिया मतलब होता है गले में पड़ी हुई रस्सी, जानवरों के गले में जो रस्सी बांधी जाती है उसे पगहा कहते हैं। तो उसको जब पकड़ के खींचता तो वो पीछे की तरफ अपना जोर लगाते थे। और जब मारता था तो दोनों सींग नीचे करके उसको मारने के लिए हुंकार भरते कि हम भी मार देंगे। अगर ईश्वर ने उन्हें बाड़ी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था तो और काम ले लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाना चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वह सुर झुकाकर खा लिया, फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया? लेखक क्या कह रहा है कि बैल अपने मन में कह रहे हैं या एक दूसरे से कह रहे हैं कि अगर हमारे पास बाड़ी होती तो हम झूरी से पूछते कि तुमने हमें क्यों बेच दिया। हमने तो पूरी मेहनत की, अगर उतने से भी तुम संतुष्ट नहीं थे, हमारी मेहनत तुम्हें कम लग रही थी तो और मेहनत करवा लेते। हमने कभी दाने और चारे को लेके भी कोई शिकायत नहीं की, जो भी तुमने खिलाया वो हमने खाया। वैसे झूरी उनका बहुत ख्याल रखता था, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि जो भी तुमने खिलाया खा लिया। हमने कभी नाक से मुंह नहीं उठाया या कभी कोई अकड़ नहीं दिखाई, फिर हमें क्यों तुमने इस जालिम के हाथ बेच दिया। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुँचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। दिन भर दोनों चल के और भूखे प्यासे आए थे, लेकिन इतने दुखी थे कि जब नाद में उन्हें लगाया गया तो उसमें मुंह भी नहीं डाला उन्होंने, अर्थात खाने की चेष्टा ही नहीं की। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगानों से लगते थे। कहने का तात्पर्य है कि वो इतने दुखी थे कि वो झूरी के घर को अपना घर मानते थे और आज वह घर उनसे छूट गया है। किसी का भी घर जब उससे छूटता है तो उसे दुख तो होती ही है, और दुख होता है। वह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें पराये लग रहे थे, कोई उन्हें अपना नहीं लग रहा था। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। दोनों ने मूक भाषा में कुछ, सांकेतिक भाषा में कुछ एक दूसरे से कहा और दोनों एक दूसरे को तिरछे देखे, फिर लेट गए। कुछ नहीं खाया पिया। जब गांव में सोता पड़ गया, अर्थात जब गांव के लोग सो गए, तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले और घर की तरफ चले। दोनों ने जोर लगाया और अपनी रस्सी तोड़ ली और दोनों घर की तरफ चल पड़े। पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा। जो गया के साथ झूरी का साला इतने मजबूत पगहे लगाया था कि वह सोच भी नहीं पाया कि कोई भी जानवर इन पगहों को तोड़ सकेगा। पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक झटके से रस्सियाँ टूट गईं। प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है, घुटनों तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोहमय स्नेह झलक रहा है। झूरी जब सुबह उठा सोकर तो क्या देख रहा है कि चरनी पर, अर्थात जहाँ नाद बनी रहती है, बैलों के खाने का जो स्थान होता है उसको चरनी कहते हैं, वहाँ
दोनों बैल खड़े हैं। दोनों की स्थिति क्या है? गर्दनों में आधा आधा गराव, अर्थात जिसमें बांधी जाती, खूंटे से जो रस्सी में बांधे जाते हैं बैल, उसको गराव कहते हैं, जो गले में बंधा होता है। तो वो लटक रहा था आधा आधा, क्योंकि उन्होंने तोड़ा था तो आधा तो टूट गया था, आधा उनके गले में लटक रहा था। घुटने तक पाँव कीचड़ से भरे हैं। किसी कीचड़ भरे रास्ते से आए होंगे तो घुटने तक उनके कीचड़ लगा हुआ था। दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। दोनों की आंखों में कैसा भाव था? विद्रोह में स्नेह था। एक तरफ तो विद्रोह था उसके प्रति, गुस्से में, जैसे कि आपने हमें क्यों बेचा। दूसरी तरफ जो उनसे दिन भर, एक दिन से पूरा बिछुड़े थे, और उन्हें देखकर उन्हें जो खुशी मिली थी, जो उसके प्रति, झूरी के प्रति उनका प्यार झलक रहा था। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। और झूरी की क्या मनोदशा हुई? वो उन्हें जब देखा तो उसका भी प्रेम उबल पड़ा, और वो बहुत ही खुश होकर दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। वो अपने बौले की तरफ दौड़ा और उन्हें प्रेमालिंगन और चुंबन का यह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। उन्हें अपने गले से लगा लिया बहुत ही प्रेमपूर्ण भाव से। यहाँ देखिए, यहाँ एक कृषक है और दो जानवर हैं। यहाँ जानवर और इंसान का संबंध दिखाई दे रहा है। दोनों कृषक हैं, तो कृषक और जानवर के बीच का संबंध यहाँ दर्शाया गया है कि उनके बीच स्नेह का कैसा संबंध होता है, ये बताया गया है। लेखक ने इस एक तरह से जो भाव दिखाया है यहाँ, आपको मतलब सोचने में, सोचिए कि वो दृश्य कैसा होगा कि एक जानवर है और एक इंसान है, दोनों गले लग रहे हैं, दोनों एक दूसरे को चुंबन दे रहे हैं, प्रेमालिंगन में बंधे हुए हैं। ये बहुत ही मनोहर दृश्य था। तो यहाँ लेखक ने कृषक और जानवर के आपसी प्रेम का वर्णन किया है। घर और गांव के लड़के जमा हो गए, तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। झूरी था, उसके घर के तो बैल ही थे, गांव के भी अगल बगल या घर के जो भी बच्चे थे वो सब इकट्ठा हो गए, वहाँ जमा हो गए और तालियां बजा जाकर उन बैलों का स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। यह घटना ऐसे अभूतपूर्व तो नहीं थी कि मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ था। बहुत बार जानवर अपने खूंटे पर वापस आ जाते हैं, लेकिन फिर भी बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी। बाल सभा ने निश्चय किया दोनों पशुवीरों का अभिनंदन पत्र देना चाहिए। बाल सभा यानी जो वहाँ बच्चे इकट्ठे हुए थे, उनकी सभा में यह निश्चय किया गया कि ये दोनों पशुओं को, जो बहुत ही वीर हैं, जो अपने घर वापस आ गए हैं अपने रस्सी तोड़कर, इनको अभिनंदन पत्र अर्थात इनका स्वागत पत्र इनको दिया जाएगा। कोई अपने घर से, अभिनंदन पत्र में क्या था, कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी अर्थात उनके खाने के सामान ले आए गए। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है, ये उस जन्म के आदमी हैं। सब अपनी अपनी राय व्यक्त करते हैं। और तीसरा बालक जो बोलता है कि ये उस जन्म के आदमी रहे होंगे। इसका प्रतिवाद करने की किसी को साहस न हुआ, अर्थात कोई भी उसका विरोध नहीं कर रहा है कि नहीं, ये आदमी नहीं हो सकते। सब लोग उससे सहमत हैं। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी अर्थात उसको गुस्सा आ गया। क्योंकि बैल उसके मायके गए थे, उसके घर गए, उसका भाई ले गया था, तो उसको गुस्सा आना स्वाभाविक था। बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन वहाँ काम न किया, भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप सुन न सका। नमक हराम क्यों है? चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते? झूरी क्या कह रहा है? उसका प्रतिवाद कर रहा है। जो उसने कहा कि नमक हराम है, एक दिन भी काम नहीं किया और वहाँ से भाग खड़े हुए। होता है, नॉर्मली होता है कि स्त्रियों को अपने मायके से लगाव, अपने घर से तो सबको लगाव होता है, तो स्त्रियों को भी अपने मायके से लगाव होता है। और बैल वहाँ से भाग के चले आए तो उनके प्रति वे अपनी उत्तेजना दिखाते हुए बोले कि कितने नमक हराम है, एक दिन भी वहाँ काम नहीं किया और भाग खड़े हुए। लेकिन झूरी को यह आक्षेप सही नहीं लगा और तुरंत उसने उसका अपवाद किया कि ये नमक हराम क्यों कह रही हो, चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते, भाग आए। स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। दोनों में वाद विवाद होने लगा। उसकी स्त्री क्या बोल रही है कि तुम ही बस खिलाना पिलाना जानते हो और लोग तो बस पानी पिला कर रखते हैं, तुम ही अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाते हैं। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते। वो मजाक के मूड में था और उसी मूड में बोला
कि चिढ़ाकर अपनी पत्नी को कि चारा मिला होता तो क्यों भागते बेचारे। स्त्री चिढ़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धों की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं। उसकी पत्नी ने क्या कहा कि तुम बेवकूफ़ हो, जो जानवरों से प्यार करते हो वो लोग बुद्धू नहीं हैं, वो बैलों को इस तरह से सहलाते नहीं जैसे तुम सहलाते हो। जब खाना खिलाते हो तो उसी तरह काम भी लेते हैं, रगड़ कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर भाग निकले। और ये दोनों हमारे दोनों बैल जो हैं क्या है, कामचोर हैं, अर्थात काम नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए वहाँ से भाग निकले। अब देखूँ कहाँ से खली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाएं चाहे मरें। उसकी पत्नी ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए क्या कहा कि अब इन्हें सिर्फ सूखा भूसा मिलेगा खाने को, और खली और चोकर अब इन्हें नहीं दिया जाएगा, चाहे खाएं चाहे मर जाएं। वही हुआ। मजदूर को कड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, न कोई चिकनाहट न कोई रस। क्या खाएं? आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे अर्थात देखने लगे। बैलों ने जब नाद में मुंह डाला तो उसमें खली नहीं पड़ी थी, भूसा सिर्फ रखा था और चोकर भी नहीं था, तो उन्हें खाना अच्छा नहीं लगा। जैसे हम सब्जी के बिना खाना खाएंगे तो वो कैसा लगेगा, बिल्कुल फीका लगेगा, नहीं खा पाएंगे। तो उसी तरह से उनको भी उसमें जब खली और चोकर नहीं था तो खाली भूसा उनको बिल्कुल फीका सा लगा, कोई उसमें चिकनाहट नहीं, कोई रस नहीं उनको समझ में आया। तो क्या करते, आशा भरी आंखों से द्वार की ओर देखने लगे। जब जानवर खाना खाते हैं अपने नाद में, तो जब मुंह उठाकर देखते हैं तो जो भी कृषक होता है, उनका मालिक होता है, वो समझ जाता है कि इन्हें खाना बेस्वाद लग रहा है। तो क्या करता है, उनके खाने में उनके पसंद की कुछ चीज़ें डालता है, जैसे कोई अनाज हुआ, आटा हुआ, खली हुआ, ये सब चीज़ डाल देने से उन्हें खाने में स्वाद आता है तो खाने लगते हैं। झूरी ने मजदूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे। झूरी ने अपने मजदूर से क्या कहा, जो उसका नौकर था, जो उनकी देखरेख करता था, कि थोड़ी खली डाल दो। तो मजदूर क्या कहता है, मालकिन मुझे मार ही डालेगी। वो मालकिन से डर गया। तो झूरी क्या कहता है, चुरा कर डाला, मतलब थोड़ा सा चुरा लो, मालकिन न देखे, और उसमें डाल दो। ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे। तो वो मजदूर क्या कहता है कि जब वो हमें डांटेंगी तो तुम भी उन्हीं का साइड लोगे, हम हमारी तरफ से नहीं बोल पाओगे, इसलिए मैं चोरी करके नहीं खिलाऊंगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर को पूरा करेंगे, आगे का एक्सप्लेन करेंगे, आगे का पढ़ेंगे और उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। गुड डे, हैव बस।